बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कभी कभार इंसान की जिंदगी में ऐसे वाकयात भी पेश आते हैं जिसका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया होता और वो इंसानी अकल से बहुत बाहर की बात मालूम होते हैं। मैं भी पहले जिन चीज़ों को झूठ समझती थी और जिन चीज़ों के वजूद पर यकीन नहीं रखती थी, इस वाक़े के बाद मेरा उस पर यकीन पुख्ता हो गया और मुझे ये भी यकीन हो गया कि इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी हैं जो इस दुनिया में रहते हैं, और ना सिर्फ वो इस दुनिया में रह रहे हैं बल्कि किसी न किसी तरह इंसान के काम भी आ रहे हैं। कुछ दिनों से हमारे घर में बहुत ही अजीबोगरीब वाक़यात पेश आना शुरू हो गए थे। मैं नहीं जानती थी कि इसकी वजह क्या है, लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। वो ये थी कि मेरी बेटियां इन वाक़यात की वजह से बहुत तंग हो रही थी। उन्हें शुरू से ही जिन्नात और इससे जुड़ी बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था और अब इस सब का वो अपने घर में सामना कर रही थी। पहले पहले तो मैं इन वाक़यात को मामूली करार देने लगी, क्योंकि अक्सर ही जब आप लोग किसी नए घर में जाते हैं तो वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात का पेश आना इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन जब ये वाक़यात बढ़ने लगे तो मुझे अब हकीकी मानों में परेशानी होने लगी थी। दरअसल जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल थी, और फिर 1 साल बाद मेरी जुड़वा और फिर तीसरे ही साल मेरी एक और बेटी पैदा हुई। अब मेरी तीनों बेटियां 18 साल की हो चुकी थी, और जैसे ही ये 18 साल की हुई तो इनके अब्बा का भी इंतकाल हो गया। पहले हम लोग शहर में क़याम पज़ीर थे, चूँकि मेरा शौहर एक सरकारी मुलाजिम था। इसी वजह से उसे सरकार की तरफ से एक मामूली सा क्वार्टर मिला हुआ था। वो कोई इतना आलीशान क्वार्टर नहीं था, लेकिन इस तरह बेहतर ज़रूर था कि हम लोग वहाँ पर आसानी से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही इसका इंतकाल हुआ हमसे सब कुछ छीन गया। यहाँ तक कि सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि हमें हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिली, और ना ही मुझे अपने शौहर की कोई पेंशन मिली। चूँकि मैं बहुत ही अयाश तबीयत की औरत थी, लिहाजा मेरा शौहर जितना भी कमाता था मैं उसी वक्त ही उसे खर्च कर देती थी। मैंने कभी भी पैसे जोड़ कर रखने की जहमत नहीं की। यही वजह थी कि शौहर के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई। अब ना तो मेरे पास खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना था। मैंने अपने घर वालों से बात की, लेकिन वो भी मुझे रखने पर राजी नहीं थे, क्योंकि कोई भी जवान बेटियों की जिम्मेदारी लेने के लिए राजी नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इस दौरान मेरे शौहर के भाई यानी मेरे देवर ने मुझे कहा कि गांव में उसका एक छोटा सा घर है जो खाली पड़ा है, लिहाजा तुम वहीं आकर रहना शुरू कर दो, और जहां तक खर्चे की बात है तो तुम वैसे भी पेशे से दाई हो तो तुम्हारा वहां पर अच्छा गुजारा हो जाया करेगा। क्योंकि गांव में अस्पताल की सहूलत नहीं होती, लिहाजा वहां पर ज्यादातर ज़रूरत दाई की ही पेश आती है। लिहाजा मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहां चली गई। हमारे खानदान में छोटी ही उम्र में शादी कर देने का रिवाज था, लिहाजा मैंने अपनी बड़ी दोनों बेटियां करीब के गांव में ब्याह दी, जबकि अपनी छोटी बेटी की शादी उसके चचा के बेटे से कर दी। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये साबित हुई कि एक ही साल बाद मेरी तीनों बेटियां तलाक लेकर घर आ गईं। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। पहले इतनी मुश्किल से मैंने उनकी शादियां की थी, और जब उनकी शादियां हो गई तो उन्हें साल के बाद ही तलाक हो गई। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि उनके ससुरालियों ने मुझे बताया था कि तुम्हारी बेटियां बांझ हैं, और जब मैंने उनका बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करवाया तो वाकई वो तीनों की तीनों ही बांझ थी। ये सदमा हम सबके लिए बहुत बड़ा था। अपनी बेटियों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि अभी उनकी उम्रें सिर्फ 19 और 20 साल के करीब थी। अभी एक बहुत बड़ी जिंदगी उनकी मुंतज़िर पड़ी थी। मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि न जाने उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, न जाने वो आगे जाकर क्या करेंगी। चूँकि ना तो वो पढ़ी हुई थी और ना ही उन्होंने दूसरा कोई हुनर सीखा था। इसी वजह से मुझे डर था कि उनका गुजारा मेरे बाद इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं इन्हीं सोचों में हर वक्त मगन रहती और परेशान होती रहती। लेकिन एक दिन मेरी पड़ोसन ने मुझे कहा कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम अपनी बेटियों को भी दाई का काम सिखा दो। तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी जो कि 10 बड़ी है, इसी वजह से उसे किसी अस्पताल में नर्स ही लगवा दो। मुझे उसकी बात काफ़ी हद तक पसंद आई थी, लेकिन इस ज़माने में कोई भी किसी का काम बगैर किसी मकसद के लिए नहीं करता था। लिहाजा मैं भी अपनी बेटियों को लेकर अस्पतालों के धक्के खाने लगी, लेकिन कोई भी उन्हें नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था।
अब मेरी परेशानी में मजीद इजाफा हो चुका था, क्योंकि अब खाने पीने का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। बेटियों के जाने के बाद चूँकि मैं अकेली होती थी, इसलिए आसानी से अपना खर्चा उठा लेती थी। लेकिन जब वो लूटी पुटी घर आई तो उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास जितने भी पैसे थे या जितनी भी जमा पूंजी थी, वो सारी मैंने उनकी शादियों पर लगा दी थी, जो कि नाकाम साबित हुई थी। अब मैं खाली हाथ रह गई थी। और फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि 2 दिन बाद ही हमारे घर में फाके होने लगे। मुझसे ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लिहाजा एक और दिन अपनी बेटियों को लेकर मैं निकल पड़ी। मुझे पता चला था कि गांव से थोड़े ही दूर 2 सड़कें जाती हैं। एक सड़क शहर की तरफ जाती है, जबकि दूसरी सड़क एक कस्बे की तरफ जाती है। चूँकि मेरे पास किराया नहीं था, इसलिए मैं अपनी बेटियों को लेकर पैदल ही चलने लगी। वैसे भी इतना लंबा सफ़र नहीं था, सिर्फ आधे घंटे की ही मुसाफत थी। मैंने फैसला किया था कि शहर में जाकर किसी छोटे मोटे अस्पताल में दोबारा पता करूंगी। हो सकता है कि वहां पर मेरी किसी बेटी को नौकरी के लिए रख लिया जाए। लेकिन जब मैं उन सड़कों पर पहुंची तो मैं भूल गई कि दाएं तरफ वाली सड़क शहर की तरफ जाती है या बाएं तरफ वाली सड़क, और फिर मैं रास्ता भूलकर कस्बे वाली सड़क की तरफ चल निकली। लेकिन जैसे ही मैं आधे रास्ते में पहुंची, मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वहां पर जंगल से ही थोड़े फासले पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बना था। ये अस्पताल मैं जिंदगी में पहली बार देख रही थी। वो देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। न जाने क्यों मुझे लगने लगा था कि अब मेरी बेटियों को यहाँ पर जरूर नौकरी मिल जाएगी। मैं अपनी बेटियों को लेकर तेजी से अस्पताल के अंदर दाखिल हो गई। अस्पताल का अमला बहुत ही अजीब था। वो सारे ही मुझे बुरी नजरों से घूर रहे थे। उनकी नजरों से मुझे खौफ आने लगा। यूं लग रहा था जैसे वो हम तीनों को जिंदा निकल जाएंगे। हम तीनों उनसे बचती बचाती काउंटर की तरफ बढ़ गई थी, जहां पर एक मर्द बैठा हुआ था। बिलाशुबा वो बहुत ही हसीन लड़का था। इससे पहले ऐसा हसीन लड़का मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था, और वो किसी और ही मुल्क का मालूम होता था। बल्कि अगर मैं ये कहती कि वो किसी रियासत का शहजादा लगता तो इसमें भी कुछ गलत बात नहीं थी। लिहाजा अपनी बेटियों को लेकर मैं उसके पास चली गई। हम तीनों को देखकर पहले तो वो हैरान हुआ और फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने उससे बताया कि हम यहाँ पर नौकरी के लिए आए हैं। मेरी बात सुनकर वो मजीद गहरे अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आपको नौकरी मिल गई है, आप अब कल से यहाँ पर आ सकती हैं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मुझे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जितना बड़ा ये अस्पताल था और जितना अजीब इसका अमला था, मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर नौकरी होना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन उसने बगैर हमसे कुछ पूछे, बगैर कुछ बताए सीधा सीधा कह दिया कि आप कल से नौकरी पर आ सकती हैं। मैंने उसे मजीद मालूमात लेना चाही तो उसने मुझे कह दिया कि आप साथ वाले कमरे में चली जाएं, वहाँ पर आपको सारी मालूमात तफसील से मिल जाएंगी। मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर उस कमरे में चली गई। मुझे वहाँ पर बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे मैं एक नई दुनिया में आ गई हूँ। इस कमरे के अंदर ही एक और खूबसूरत नौजवान पैदा हुआ था, जो बाहर के नौजवान से भी ज्यादा खूबसूरत था। हम तीनों को देखकर वो भी मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हम कब से यही ख्वाहिश कर रहे थे कि इंसानों को यहाँ पर रखना शुरू कर दें। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़का और मैं उससे पूछने लगी कि आपका इंसानों से क्या मतलब है? क्या यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो इंसान नहीं है? मेरी बात सुनकर चंद लम्हे के लिए वो खामोश हुआ और फिर गहरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी नजरें बहुत ही अजीब सी थीं। अचानक उसकी नजरें चमकी और फिर वो खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगा, अरे अरे, आप मेरी बात का मतलब किसी और अंदाज में ले गई हैं। मैं यहाँ पर अच्छे इंसान कहना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ इंसानों ही निकल गया। खैर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। दरअसल हम काफी अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर नया अमला रखें, क्योंकि पुराना अमला अब काफी ज्यादा निकम्मा हो गया है और वो काम को सही तरीके से अंजाम नहीं देता। और अगर नया अमला हमें औरतों की सूरत में मिल जाए तो ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई और उससे कहने लगी, आप बेफिक्र हो जाएं, हम माँ बेटियां आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हमें तुम इंसान औरतों से इसी चीज की ही उम्मीद है। तुम लोग बहुत ज्यादा रहमदिल होते हो। इस बार मैंने उसकी ये बात नहीं पकड़ी थी, क्योंकि मुझे यूं लगने लगा था जैसे उसे ऐसे ही बात करने की आदत है।
लिहाजा फिर उसने हमें हमारी तनख्वाह के बारे में बताया, जिसे सुनकर मेरी आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। वो हमें हमारी सोच से भी ज्यादा रकम दे रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा था कि हमारे अस्पताल के कुछ रूल्स हैं और कुछ पॉलिसीज हैं जिन्हें आपने फॉलो करना होगा। मैंने उससे कहा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी हर तरह के रूल्स को फॉलो करेंगे। मेरी बेटियों ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई थी। अब उनका मुस्तकबिल भी दोबारा से ठीक होने जा रहा था। मुझे यकीन था कि एक बहुत ही जबरदस्त मुस्तकबिल हमारा मुंतजिर होगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस अस्पताल में काम करने के बाद मैं अपने आप को कितनी बड़ी मुश्किलात में फंसा लूंगी। और फिर उस दिन हम माँ बेटियां खुशी खुशी घर आ गईं। उनकी तमाम बातें बिल्कुल ठीक थी। हमने उनकी तमाम शर्तें भी मान ली थी, लेकिन एक शर्त मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी। वो ये थी कि वो मुझे कह रहे थे कि हम माँ बेटियों ने इस अस्पताल के बारे में किसी को भी नहीं बताना। अगर हमने किसी को इस अस्पताल के बारे में बताने की कोशिश की तो फिर वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। लिहाजा ये सुनकर मुझे काफी हैरत हुई थी, क्योंकि अक्सर लोग तो यही कहते हैं कि अगर आपको कोई अच्छा सा या बेहतर इंसान मिले तो आप उसे हमारे अस्पताल में या फलानी जगह पर नौकरी के लिए लेकर आइएगा। लेकिन यहाँ पर तो कहानी ही उल्टी थी। खैर, जो कुछ भी था, हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। मैंने भी अपनी बेटियों को यही समझाया कि तुम लोगों ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताना, और अगर कोई पूछे कि कहाँ पर जाते हो तो भी यही कोशिश करनी है कि बात टाल दी जाए, या फिर ये कह दिया जाए कि हम नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। लिहाजा उन्होंने भी हाँ में सर हिलाया। वो भी बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। थोड़े अरसे पहले तक जो उनके चेहरे पर उदासी फैली हुई थी वो भी एकदम से खत्म हो गई थी। मुझे अपनी बेटियों की किस्मत पर बहुत दुख होता था और बहुत ही रोना आता था। अगर मेरा बस में होता तो मैं अपनी बेटियों का नसीब बहुत अच्छे तरीके से लिख देती, लेकिन कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती, जिसमें से एक चीज ये भी थी। लिहाजा हम लोग उस दिन जल्दी से घर वापस आ गए, लेकिन घर आने से पहले उन्होंने हमें कुछ पैसे भी दिए थे और कहा था कि जब तक आपको तनख्वाह नहीं मिलती तब तक आप इससे गुजारा कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आने वाले हर इंसान के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं, लिहाजा हैरान होने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है, और ना ही हमारी नीयत पर शक करने की जरूरत है। उस शख्स ने इंतहाई मुस्कुराते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर पहले तो मैं मुस्कुराई, लेकिन फिर शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मैं वाकई उनकी नीयत पर शक कर रही थी। मैं यही समझ रही थी कि शायद किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस हैं और हमें भी मुलविस करना चाहते हैं, लेकिन अब उसने खुद ही अपनी बातों से मेरे शक को दूर कर दिया था। और जितनी वहाँ पर आवाम थी और जितने ज्यादा लोग वहाँ पर इलाज के लिए आए हुए थे, इससे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई फ्रॉड कर रहे हैं या किसी के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती कर रहे हैं। लिहाजा मेरे तमाम डर मेरे दिल से रुखसत हो चुके थे। वो पैसे लेकर उस दिन मैंने अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छा खाना खिलाया। तो उस दिन हम माँ बेटियों ने पेट भरकर खाना खाया था। घर में एक सुकून का माहौल था और हर तरफ खुशी ही खुशी थी। लेकिन फिर अचानक ही एक बहुत ही अजीब बात हुई। मेरी सबसे छोटी बेटी, जो पहले बहुत शौक से खाना खा रही थी, अचानक ही उसने खाना जोर से जमीन पर फेंक दिया। उसकी ये हरकत देखकर पहले तो मैं हैरान हुई और फिर मुझे गुस्सा आने लगा, क्योंकि मैं रिस्क की बेहुरमती से हमेशा से ही चिढ़ती थी। लिहाजा मैं उसकी बेइज्जती करने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरी बात सुनकर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैंने ये सब नहीं किया। मैंने अपनी बाकी बेटियों की तरफ देखा, जो हैरत से उसी की तरफ देख रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा था। मैंने उसे कहा कि अब तुम मेरे चेहरे पर झूठ बोल रही हो, हालांकि थोड़ी देर पहले तुमने खाने को जोर से जमीन पर पटका है। क्या इतने अरसे बाद खाना तुमसे हजम नहीं हुआ? मैं इंतहाई गुस्से में आ गई थी, जबकि वो मुसलसल यही कह रही थी, अम्मी मेरी बात का यकीन करें, ये मैंने नहीं किया, बल्कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये सब क्या हो गया है। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर मेरा दिल दोबारा से नरम पड़ा। मैंने उसे कहा, ठीक है, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, लिहाजा बेहतर यही है कि कमरे में जाकर थोड़ी देर के लिए आराम करो। मैंने उसे कमरे में भेज दिया, जबकि अपनी बाकी दोनों बेटियों से इस मामले में बात करने लगी। लिहाजा मेरी सबसे बड़ी बेटी ने मुझे बताया कि अम्मी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अक्सर ही इसे कोई बात सोचकर गुस्सा आ जाता है या कोई ऐसी बात याद आ जाती है जो इसके लिए तकलीफ का बायस बनी थी।
फिर उसके बाद उसे समझ नहीं लगती और ये कुछ भी कर गुजरती है। दूसरे नंबर वाली बेटी ने भी उसका साथ दिया, लिहाजा मैं खामोश हो गई और सारा के बारे में सोचने लगी। मेरी सबसे छोटी बेटी जो सारा थी, उसकी जिंदगी वाकई ही बहुत मुश्किल से गुजरी थी। उसकी शादी अपने चचा के घर हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी उसे एक लम्हे के लिए भी सुकून नसीब नहीं हुआ था। पहले उसके जो चचा उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और जब भी आते थे उसके लिए कोई ना कोई चीज लाते थे, लेकिन जैसे ही वो उनकी बहू बनकर उनके घर गई, उनका रवैया एकदम ही तब्दील हो गया। वो ना सिर्फ उसे छोटी छोटी बात पर ताने देने लगे, बल्कि उसके अलावा वो उसे जिस्मानी तकलीफ देने से भी बाज नहीं आते थे। उसकी चची जो पहले ही उससे नफरत करती थी, उन्हें भी मौका मिल गया था। वो भी अब खुलकर अपनी नफरत का इजहार करने लगी थी। चूँकि चचा ने अपने बेटे की शादी जबरदस्ती मेरी बेटी से करवाई थी, इसलिए उनका बेटा भी खुश नहीं था। लिहाजा मेरी बेटी की जिंदगी वहाँ पर बहुत बुरी गुजर रही थी। उससे एक पल के लिए भी चैन नसीब नहीं था, लेकिन उसने कभी भी मुझसे इस बात की शिकायत नहीं की थी, बल्कि वो जब भी घर आती हंसती मुस्कुराती हुई होती, और अगर मैं उससे पूछती कि कैसी गुजर रही है जिंदगी, तो वो हंसते हुए कह देती कि बहुत मजे में। और मैं भी इतनी पागल थी जो उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द ही नहीं जान पाई। यही वजह थी कि उसकी तलाक पर मुझे ज्यादा दुख नहीं हुआ था, क्योंकि वो अपने ससुराल में इस तकलीफ से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। मैं बैठी उसी के बारे में सोच रही थी जब अचानक मुझे सारा की चीखों की आवाज सुनाई दी। उसकी चीखों की आवाज सुनकर मैं परेशान हो गई और तेजी से भागती हुई उसके कमरे में गई। मैंने जाकर उससे पूछा कि क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो। वो तेजी से मेरे पास आई और मेरे सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो कोई चीज देखकर डर गई हो। मैंने उसे तसल्ली दी और उसे थोड़ा पुरसकून किया। इसके बाद जब मैंने उससे दोबारा पूछा कि क्या हुआ है, तुम इस कदर सहमी हुई क्यों हो, तो मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अम्मी आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पर एक 2 साल के बच्चे को देखा है। लेकिन फिर मेरे देखते ही देखते वो बच्चा बड़ा होने लगा और एक नौजवान बन गया। फिर वो नौजवान से बूढ़ा बन गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल बिगड़ने लगी और वो एक शैतान का रूप इख्तियार कर गया। ये कहकर मेरी बेटी दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे वाकई ही उसकी बात पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही अफसानवी बात कर रही थी। अब तो मुझे सच में ही उसकी दिमागी हालत खराब लग रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अगले ही दिन अस्पताल में जाकर इसका भी इलाज करवाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही बहकी बहकी बातें करने लगी थी। उस वक्त तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे तसल्ली देकर कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन वो एक पल के लिए भी पुरसकून नहीं हो रही थी। और फिर मैं उसे अपने कमरे में लेकर आई और रात को सोने से पहले भी वो काफी देर तक इसी बारे में बातें करती रही और मुझसे ये यकीन दहानी करवाती रही कि ऐसा दोबारा तो नहीं होगा। फिर रात 12 बजे के करीब जाकर उसकी आंख लगी। उसके सोने के बाद मैं भी सो गई, लेकिन ज्यादा देर के लिए मैं ना सो सकी, क्योंकि अब मुझे अपनी सबसे बड़ी बेटी चांदनी के चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज सुनकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर उठ बैठी। मैंने एक नजर सारा की तरफ देखा, जो इस वक्त पुरसकून नींद सो रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जब मैं चांदनी के कमरे में पहुंची तो वो दीवार के साथ चिमटी थी और आंखें बंद किए रोई जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं तेजी से उसके पास गई और उससे पूछने लगी क्या हुआ है, तो उसने भी मुझे वही बात बताई जो थोड़ी देर पहले सारा ने बताई थी। अब मुझे हकीकत में ही डर लगने लगा था। मुझे यूं लगने लगा था कि इस घर में कोई न कोई आसेर मौजूद है। यही वजह है कि ये तमाम वाकयात पेश आ रही हैं। लेकिन फिर मैं सोचने लगी, अगर यहाँ पर कोई आसेर मौजूद होता तो वो शुरू में ही हमें तंग करता। मैं चाहकर भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। इस बार भी मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि इसने सारा की बातों को ज्यादा सोच लिया है, इसलिए इसके साथ भी ऐसा होने लगा। मैंने उससे भी तसल्ली दी, लेकिन ज्यादा देर तक मैं अपने आप को इस धोखे में नहीं रख सकी, क्योंकि जल्द ही मुझे अपनी तीसरी बेटी की चीखों की आवाज भी सुनाई देने लगी। उन सब लोगों में एक चीज जो कि एक जैसी थी वो ये थी कि जब भी ये तीनों चीखती थी तब दूसरी बेटी को फर्क भी नहीं पड़ता था और वो गहरी नींद सो रही होती थी। जबकि मुझे ये यकीन था कि जितना ऊंचा मेरी बेटी चिल्ला रही है, इससे पूरा मोहल्ला जरूर उठ गया होगा।
और फिर अगले ही दिन मुझसे मोहल्ले वालों ने भी पूछा कि रात को तुम्हारी बेटियों को क्या हो गया था। वो बहुत ही अजीब अंदाज में मुझसे सवाल कर रही थी, जिससे मुझे उनकी ज़हनियत पर अफसोस होने लगा। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बस डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो मुझे अजीब व गरीब नजरों से देखने लगे, जैसे ये कहना चाह रही हो कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मुझे कौन सा अब उन सब चीज़ों से फर्क पड़ता था। मेरी जिंदगी अब वैसे भी संवरने जा रही थी और मैं इस पर अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करती वो कम था। और फिर अगले ही दिन मैं अपनी बेटियों को लेकर उस अस्पताल में चली गई। अस्पताल का माहौल मेरी सोच से भी ज्यादा अजीब साबित हुआ था। वहाँ पर कोई भी शख्स हमसे बात नहीं करता था। ज्यादातर लोग हमें देखकर ही मुंह मोड़ लेते और अगर मरीजों की देखभाल करने के लिए हम लोग जाते तो वो हमसे इलाज करवाने से इनकार कर देते थे। ये सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मेरी बेटियां कई बार आकर मेरे पास शिकायत कर चुकी थी कि हम में क्या कमी है, क्या हम अछूत हैं या हमारे चेहरे पर काफिर लिखा है, जो ये लोग हमें मुंह लगाना ही पसंद नहीं कर रहे। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी ये मरीज यहाँ पर काफी अरसे से मौजूद हैं और पहले ये जिन लोगों से इलाज करवाते थे उन्हें उन्हीं लोगों से इलाज करवाने की आदत है। उन्हें हमसे देखभाल करवाने की आदत नहीं है। जबकि अंदर ही अंदर मैं खुद काफी परेशान हो चुकी थी। मैंने जब डॉक्टर से इस बारे में बात की तो वो काफी गुस्से में आ गया और कहने लगा, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बस एक ही घंटे में इन सबको ठीक करके रख देता हूँ। आप सिर्फ वो 1 घंटा इस वार्ड में मत आइएगा। अब मुझे परेशानी होने लगी थी, न जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेगा। और फिर वो 1 घंटे तक उस वार्ड में ही बंद रहा। उस वार्ड के अंदर से मुझे बहुत ही अजीब व गरीब आवाजें आती रहीं, जिसकी वजह से मेरी परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी। जब वो बाहर निकला तो उसका चेहरा काफी पुरसकून था। मुझे देखकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब मुझे यकीन है कि आपको दोबारा वो लोग शिकायत का मौका नहीं देंगे। और फिर हैरतनाक बात ये हुई कि उसके बाद लोग न सिर्फ हमसे प्यार से बात करने लगे, बल्कि अब वो हमें पहले की तरह घूरते भी नहीं थे। हमारे लिए बस यही काफी था, क्योंकि हम चाहते थे कि हम जिस माहौल में काम करें वो बस थोड़ा सा अच्छा हो। मेरी बेटियों को डिलीवरी वार्ड में नौकरी मिल गई थी, जहाँ पर वो औरतों की नॉर्मल डिलीवरी किया करती थी। शुरू में तो उन्होंने बड़ी डॉक्टर के साथ मिलकर काम किया, लेकिन फिर बाद में वो खुद ही इस काम में माहिर हो गई। अब हमें इस अस्पताल में काम करते हुए 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन इस 1 महीने में हमें अपने घर में बहुत कुछ सहना पड़ा था और हमारे साथ ऐसे ऐसे वाकयात पेश आए थे जो किसी और इंसान के साथ पेश आते तो शायद वो ये दुनिया ही छोड़कर चला जाता। जो भी सामने एक चीज पर शुक्र अदा करती थी और वो ये थी कि कम से कम हमारा अस्पताल में वक्त अच्छा गुजर रहा था। यहाँ पर हमारे साथ कोई भी अनहोनी नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही हम घर जाते यूं महसूस होता था कि वहाँ पे और रहने वाले जिन्नात पहले से ही हमारे मुंतज़िर हों, और फिर उसके साथ ही हमारे साथ अजीब व गरीब वाकयात पेश होना शुरू हो जाते थे। पहले जब मेरी बेटियां मुझसे शिकायत करती थी तो मैं उनकी बात पर यकीन नहीं करती थी, और फिर एक दिन मेरे अपने साथ ही एक वाकया पेश आया जिसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटियां जो कुछ भी कह रही हैं वो सब बिल्कुल ठीक है। मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी जब अचानक ही मुझे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर मैं चौंक गई। मुझे यही लगा कि फिर मेरी कोई बेटी डर गई है, लिहाजा ये देखने के लिए मैं कमरे से बाहर निकली, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं अपनी बेटियों के कमरे में आ गई। मैंने देखा वो भी गहरी नींद सो रही थी। मैंने उसे अपना वहम करार दिया और दोबारा अपने कमरे में वापस जाने लगी। लेकिन अभी मैं रास्ते में ही थी जब मुझे अपने पीछे से दोबारा रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ पर एक नौजवान लड़की खड़ी थी जो कि अपने चेहरे पर हाथ रखे फूट फूट कर रो रही थी। एक अनजान लड़की को अपने घर में देखकर मुझे शदीद हैरत हुई। मैं उससे पूछने के लिए आगे बढ़ी कि तुम कौन हो और इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही हो, लेकिन इससे पहले ही वो छत की तरफ भाग गई, जबकि मैं उसे रोकती ही रह गई। मजबूरन मुझे भी उसके पीछे जाना पड़ा, क्योंकि ये एक नौजवान लड़की का सवाल था। न जाने वो कौन थी और पता नहीं वो इस घर में क्या तलाश करने के लिए आई थी। अब तो मुझे भी ये टेंशन होने लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो वो कोई चोर ही ना हो। अभी कल ही हम माँ बेटियों को तनख्वाह मिली थी और वो अच्छी खासी रकम थी। मैं तेजी से उसके पीछे छत पर चली गई। मैंने देखा
वो छत के कोने पर खड़ी थी। उस वक्त उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो रो नहीं रही थी बल्कि पुरसकून हो चुकी थी। मैं उससे पूछने लगी, बेटा तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मजबूरन मैं उसकी तरफ चलने लगी और उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। मेरे और उसके दरमियान अब सिर्फ चंद ही इंच का फासला था। अचानक ही उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ गई। ये मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मैं अपनी आंखें मलने लगी, लेकिन वो हकीकत थी, इसमें कोई भी झूठ नहीं था। उसके बाद वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मैं तो माँ बेटियों के चाहने वाली हूँ और मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आई हूँ और तुम लोगों की मेहमान हो। क्या तुम मेरी मेहमान नवाजी नहीं करोगी कुद्सिया? उसे मेरा नाम तक मालूम था। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि वाकई यहाँ पर कोई जिन्नात रहते हैं। मैं वहाँ से तेजी से नीचे की तरफ भागी, जबकि अपने पीछे मुझे उसके हंसने की आवाजें सुनाई देती रही। मैं तेजी से अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वो पहले से ही कमरे में मौजूद थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके सारे बाल बिस्तर पर सफेद चादर को ढांप रहे थे और उसके चेहरे पर जगह जगह खून लगा था। उसके दांत उस वक्त मुंह से बाहर निकले हुए थे। यूं लग रहा था जैसे वो किसी का ताजा ताजा खून पीकर वहां आई हो। मैं जैसे ही कमरे में गई तो वो बिस्तर पर उठ बैठी और मुझे कहने लगी, क्या हो गया है कुद्सिया? तुम मुझसे खौफज़दा क्यों हो रही हो? बल्कि मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझसे बातें करो जैसे तुमने मुझसे पहले बातें की थी। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं चिल्लाकर कहने लगी, मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। मेरे चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर मेरी बेटियां उठ गईं और तेजी से मेरे पास आ गईं और दरवाज़ा बजाने लगी। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे शदीद बेबसी का एहसास हो रहा था। अचानक ही वो लड़की मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो मेरे करीब आती जा रही थी, वैसे वैसे मुझे अपने दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हो रही थी। मुझे यूं लगने लगा था जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया है। फिर वो मुझसे चंद इंच के फासले पर खड़ी हो गई और उसका खौफनाक चेहरा देखकर मैंने दोबारा से आंखें बंद कर ली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने मजीद उसके चेहरे की तरफ देखा तो मैं अपने होश खो बैठूंगी। और फिर वो मेरे कान के करीब झुकी और सरगोशी के अंदाज में कहने लगी, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर तुम लोगों से दोस्ती करने के लिए आई थी, लेकिन लगता है कि तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते। अब की बार उसका लहजा काफी मायूस हो चुका था। फिर अचानक ही वो वहां से गायब हो गई। जैसे ही वो वहां से गई, दरवाजा भी खुल गया। मेरी बेटियां कमरे के अंदर दाखिल हुईं, जहां पर मैं बैठे गहरे गहरे सांस ले रही थी। मुझे परेशान देखकर वो मुझसे पूछने लगी, अम्मी क्या हो गया है? और फिर थोड़ी देर पहले वाला वाकया मैंने उन्हें सुना दिया। मेरी बात सुनकर वो मजीद खौफजदा हो गई और मेरे गले लगकर रोते हुए कहने लगी, अम्मी हमने आपको पहले ही बताया था कि ये घर ठीक नहीं है और जहाँ पर जितने भी वाकयात पेश आ रहे हैं वो सब सच हैं, लेकिन तब आपने हमारी बात का यकीन नहीं किया। अब आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, तो मेहरबानी करें और आप जल्दी से इस घर से निकलें और किसी और घर को तलाश करें। लिहाजा मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब बहुत जल्द इस घर को छोड़ दूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मसला इस घर से नहीं बल्कि किसी और चीज की वजह से है। और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अगले ही दिन मैंने अपनी पड़ोसन से बात की और उससे पूछा कि ये इस गांव में कोई और घर खाली है, तो उसने मुझे एक घर के बारे में बताया और फिर उसी दिन मैं अपनी बेटियों को लेकर उस घर में चली गई। लेकिन वहां पर भी खौफनाक वाकयात का सिलसिला नहीं थमा, बल्कि वैसे ही जारी रहा था। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। अब तो मैं इस घर को भी इल्जाम नहीं दे सकती थी। दूसरी तरफ अब अस्पताल में भी मेरी बेटियों के साथ अजीबोगरीब वाकयात पेश आना शुरू हो गए थे। अक्सर तो उन्हें किसी मरीज की सूरत में कोई अजीबोगरीब औरत दिखाई देने लगती, जिसकी वजह से वो डर जाती थी और खौफ से चीखने लगती। उनके चिल्लाने की आवाजें सुनकर बाकी मरीज भी परेशान होते थे, लेकिन मैं डॉक्टर की बहुत बहुत शुक्रगुजार थी जिसने कभी भी इस बात का बुरा नहीं मनाया था, बल्कि वो हमेशा मुझे तसल्ली देता और कहता कि परेशानी की कोई बात नहीं है, अक्सर लोगों के साथ ये सब कुछ हो जाता है। मैं इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लिहाजा फिक्र मत करें और अपनी नौकरी से भी बेफिक्र रहें। मैं आपको नौकरी से निकालने वाला नहीं हूँ।
اس کی بات سنकर مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی اور میں اس کے لیے دل سے دعائیں کرتی تھی۔ اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور یہ بھی ان چند لوگوں میں سے ایک تھا۔ میرے دل میں اس کی عزت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو اس نے ہماری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے یہ تنخواہ کسی دائی کی نہیں بلکہ کسی ڈاکٹر کی ہو۔ ایک دن میری بیٹی نے ڈیلیوری کی، لیکن بچے کی حالت تھوڑی خراب تھی، جس کی وجہ سے اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کرنا تھا، لیکن وہاں پر اسے شفٹ کرنے کے لیے کوئی اور ڈاکٹر موجود نہیں تھے۔ لہٰذا میری بیٹی نے مجھے کہا کہ آپ ہی اس بچے کو دوسرے کمرے میں لے کر چلی جائیں۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی اس کمرے میں نہیں گئی تھی اور نہ ہی مجھے وہاں پر کسی نے بھیجا تھا، کیونکہ ڈاکٹر ہمیں اکثر منع کیا کرتا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس کمرے میں نہیں جانا۔ لیکن آج مجبوری تھی کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا میں وہ بچہ لے کر اس کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، ایک بہت ہی گندی بو نے میرا استقبال کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ بدبو گٹر کے پانی کی ہو۔ میں نے جلدی سے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور سوچنے لگی کہ آخر ہسپتال کا عملہ اس قدر بے پرواہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قدر گندی بدبو میں اتنے زیادہ بچوں کو اس نے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں اس بچے کو کاٹ میں رکھ کر مڑی، مجھے ایک اور بچے کے رونے کی آواز آئی۔ کیونکہ مجھے بچے شروع سے ہی بہت پسند تھے، اس لیے میرے دل میں آیا کہ میں وہ بچہ جا کر دیکھ لوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس بچے کو دیکھا، مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ بالکل بھی انسان کا بچہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں اس کوٹری کو گھور رہی تھی جب مجھے ایک اور بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف چلی گئی۔ وہ بچہ پہلے بچے کی نسبت زیادہ ڈراونا تھا، اور وہ بھی عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا اور مسلسل منہ پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور کی مخلوق کی دنیا میں آ گئی ہوں۔ اور پھر اچانک ہی وہ سارے بچے یک دم رونے لگے۔ بچوں کے رونے کی آواز سن کر ایک نرس تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی، لیکن مجھے وہاں پر دیکھ کر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور چہرے سے پریشان نظر آنے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے نارمل کر لیا اور اسے یہ شک نہیں ہونے دیا کہ میں نے یہاں پر پڑے ہوئے بچوں کو دیکھ لیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے یہاں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آئی تھی، اس لیے میں دیکھنے کے لیے آ گئی۔ ابھی میں دیکھنے ہی والی تھی کہ آپ بھی یقیناً بچوں کے رونے کی آوازیں سن کر ہی آئی ہیں۔ میری بات سن کر وہ تیزی سے میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، جی میں بھی اسی وجہ سے آئی ہوں، اب آپ یہاں سے جائیں۔ اب میں ان بچوں کو دیکھ لوں گی اور آئندہ یہاں پر نہیں آئیے گا، کیونکہ آپ کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر کو پتہ چلا کہ آپ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی تو وہ مجھ پر بہت غصہ کریں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، میں ڈاکٹر کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ اور پھر بظاہر مسکراتے مسکراتے میں اس کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن اندر سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ان تمام کمروں میں جا کر چیک کروں جہاں پر ڈاکٹر نے مجھے جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا راز تھا جو ڈاکٹر مجھ سے چھپا رہا تھا، اور اب وہ راز میں ہر حال میں جاننا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اس راز کا ہماری ذاتی زندگی سے بھی گہرا تعلق ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں وہ اسی راز کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ لہٰذا میں تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ضرور وہ دروازہ لاک تھا۔ میں نے اس کمرے کو ویسے ہی چھوڑا اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر داخل ہوتی، مجھے اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ڈاکٹر کھڑا تھا اور مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے وہاں پر دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں اس کے یہاں پر آنے کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ہسپتال سے باہر چلا گیا ہے، لہٰذا اب وہ اگلے ہی دن واپس آئے گا۔ لہٰذا میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہسپتال کے اندر ہی موجود ہے، اور نہ صرف وہ موجود ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ میری حرکتوں پر بھی نظر رکھے ہوئی ہے۔ قدسیہ بیگم، آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ کیا مجھے یہ سوال پوچھنے کا حق ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں بات کی۔ اس کی بات سن کر میں ہکلانے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ بلا شبہ میں اس سے عمر میں بڑی تھی،
लेकिन उस वक्त चूंकि मैंने उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी, बल्कि मैं उससे छुप कर ये कमरा चेक करने जा रही थी, इस वजह से मुझे शदीद शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जब मैंने आपको मना किया है कि कुछ भी हो जाए आपने इस कमरे में नहीं जाना, फिर आप क्यों इस तरफ आई? उसने अब सख्त लहजे में मुझसे पूछा था। उसकी बात सुनकर मैं उससे माजरत करने लगी और कहने लगी, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आइंदा मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगी। मेरी बात सुनकर वो कुछ हद तक नॉर्मल हुआ और फिर उसने जो अगली बात की वो सुनकर वाकई मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने इस कमरे में मौजूद बच्चों की शक्लों को देख लिया था? उसकी बात सुनकर मैं उससे ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया। अब वो दोबारा से मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम्हारे इस अस्पताल में बहुत कम दिन रह गए हैं। अब तो उसकी ये बात सुनकर मुझे फिक्र होने लगी थी, क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल था। लिहाजा मैं उससे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, डॉक्टर साहब मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, मेरे पास इसके अलावा और कोई भी जरिया मुआश नहीं है। मेरी बेटियां भी अभी जवान हैं, मैंने उनकी दोबारा से अच्छे घर में शादी करनी है, इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, नहीं कुद्सिया बेगम, मैं आपको नौकरी से नहीं निकाल रहा, बल्कि आप बहुत जल्द खुद ही ये नौकरी छोड़कर चली जाएंगी। उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और उससे कहने लगी, नहीं कुछ भी हो जाए मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर पहले जो उसके चेहरे पर गुस्सा था वो गायब हो चुका था। अब वहाँ पर एक अजीब सा इत्मीनान फैला हुआ था। वो काफी देर मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा और फिर कहने लगा, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। और फिर वो मुझे कहने लगा कि अगर मैं आपको एक मशवरा दूं तो क्या आप इस मशवरे पर अमल करेंगी? मैंने तेजी से हाँ में सर हिलाया। वो मुझसे बोला कि अगर आप वाकई इस अस्पताल में ज्यादा अरसे तक नौकरी करना चाहती हैं तो बराहे मेहरबानी वो काम करना छोड़ दें जिससे मैं मना कर रहा हूँ, वरना बाद में आप बहुत ज्यादा पछताएंगी और यही दुआ किया करेंगी कि काश मैंने उस वक्त अरसलान की बात मान ली होती, लेकिन तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर वो तेजी से वहां से चला गया। मैंने एक नजर अपने पीछे देखा जहां कमरे का दरवाजा खुला था। अब वहां पर अरसलान भी मौजूद नहीं था। अब मैंने वहां जाने का फैसला नहीं किया और फिर दोबारा से उस वार्ड में चली गई जहां पर मेरी नौकरी लगी थी। लेकिन मैं ज्यादा अरसे तक भी अपने आप को इन चीजों से दूर नहीं रख पाई, क्योंकि अब अस्पताल में कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब वाकयात पेश आना शुरू हो गए थे। एक दिन तो ऐसा वाकया पेश आया जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा एक मरीज जो कि कुछ अरसा पहले ही सेहत याब हुआ था, वो मुझसे मिलने के लिए अस्पताल आया था। वो एक 16 साल का बच्चा था। अपने साथ वो मेरे लिए खाने की कुछ चीजें लाया था। जैसे ही वो मुझे खाने की चीजें देकर फारिग हुआ, वो मुझसे इजाजत लेकर वहां से जाने लगा। मैं उसको वहां से जाते हुए देख रही थी, लेकिन रास्ते में जाकर वो अचानक ही गायब हो गया और फिर उसके बाद तो अस्पताल में ये सब मामूल बन गया। अचानक ही वहां से लोग चलते चलते गायब हो जाते और कुछ लोग बैठे बैठे गायब हो जाते, जिससे मुझे एहसास होने लगा कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि कोई और ही मखलूक है। और फिर एक दिन नर्स ने मेरे सामने इस बात का एतराफ भी कर लिया। वो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि तुम इंसानों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। तुम इंसानों की वजह से मुझे इतनी ज्यादा बातें सुनना पड़ती हैं। तुम लोगों को अपने लोगों में आराम क्यों नहीं लगता जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाते हो? मेरी बेटियां भी अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उनके साथ भी अजीबोगरीब वाकयात पेश आने लगे थे। और फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई ताकि उससे दो टोक बात कर सकूं। और जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे यही बताया कि वो एक जिन्सात है। और ये कहते हुए वो बहुत गौर से मेरे चेहरे को देख रहा था, जहाँ पर एक साया आ रहा था और एक साया जा रहा था। उस दिन मुझे ये भी पता चला कि हमारे घर में जितने भी अजीबोगरीब वाकयात होते थे, वहाँ पर जितने भी अजीब लड़के और लड़कियां आते थे, वो इसी अस्पताल के मरीज थे। मुझे लगने लगा था कि अगर मैं मजीद यहाँ पर रुकी रही तो हमारी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिन्नात की दुश्मनी उनकी दोस्ती की निस्बत बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और वैसे भी अब वो नर्स हम लोगों से नफरत करने लगी थी। लिहाजा हमने वहां से जाने का फैसला किया। मैंने अपनी बेटियों को उन जिन्नात की हकीकत के बारे में नहीं बताया था, लेकिन मैंने उस जिन्सात को भी बता दिया था कि अब मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि अब यहाँ पर मेरी बेटियों की जानों को खतरा है। लिहाजा जिन्सात ने मुझे इजाजत दे दी और जाते जाते मुझे एक थैली दी,
जिसे मैंने खामोशी से थाम लिया। जब मैं अपनी बेटियों के साथ वो थैली लेकर घर आई तो मैंने देखा वहां पर इंतहाई कीमती हीरे और जवाहरात पड़े थे, जिन्हें बेचकर हम लोग माली तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। और फिर कुछ ही अरसे बाद मैंने अपनी बेटियों की दोबारा से शादी कर दी। दरअसल मेरी बेटियां बांझ नहीं थी, बल्कि उनके ससुरालियों ने उन पर ये इल्जाम लगाया था। कुछ ही सालों के बाद मेरी बेटियों के घर बहुत प्यारे प्यारे बेटों ने जन्म लिया और वो अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। मैंने आज तक उन्हें ये नहीं बताया कि उन्होंने जिस अस्पताल में नौकरी की थी और जिन लोगों के साथ मिली थी वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। लेकिन आज जब भी मुझे ये सब याद आता है तो एक लम्हे के लिए मेरा वजूद खौफ से कांप उठता है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।